हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग त्रिभुज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और उसके बाद वो जो पॉइंट लिखेंगे उसका सब्जेक्टिव में किस प्रकार से यूज होने वाला है उन सारे चीज़ को हम देखते हैं। हम इस बोर्ड पे आपको प्रमेय सारे डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ प्रमेय का पॉइंट हम आपको ज़रूर बता देते हैं, क्योंकि प्रमेय हमारा टोटल 10 प्रमेय है त्रिभुज में, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा लंबा लेक्चर बन जाएगा। इसलिए हम उसको एक कॉपी पे लिख करके आपको नोट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे। आइए हम पॉइंट को देखते हैं, किस प्रकार से एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट को, कि कौन सा पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है वो देखते जाइए। पहले बात मैं आपको ये समझा देता हूँ कि पहला हमारा पॉइंट आता है समरूप और दूसरा आता है सर्वांग सम। तो समरूप कहने का अर्थ क्या होता है? समरूप कहने का अर्थ होता है कि मेरे ही जैसा कोई दूसरा आदमी मिल जाए आपको, तो हम दोनों एक दूसरे क्या हो गए? समरूप हो गए, चाहे उसकी एज कुछ भी हो। समझ में आ रहा है ना? उसका या उससे वो हमसे हाइट हो, कम से कम मेरे जैसा मिलना चाहिए। उसको अगर आपको बोल सकते हैं, जैसे एक ये मार्कर है, इस मार्कर का कलर कैसा है? ब्लैक है, और ये मार्कर कैसा है? लाल है, बट ये दोनों क्या है? समरूप है, क्योंकि इसको भी मार्कर ही कहा जाता है और इसको भी क्या कहा जाता है? मार्कर ही कहा जाता है, इसलिए दोनों समरूप है। बट ये दोनों सर्वांग सम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका ढक्कन का साइज कुछ हो रहा है और इसके ढक्कन का साइज कुछ हो रहा है, तो साइज में जब अंतर हो जाता है तो वहाँ पर हम सर्वांग सम को कंसिडर करते हैं। समरूप कहने का अर्थ होता है, मान लीजिए ये हाथ हो गया, ये हाथ और ये हाथ, ये दोनों हाथ समरूप भी है और सर्वांग सम भी है। क्यों? जितना इन हाथ की लंबाई है, इन हाथ की लंबाई जितना है उतना ही मेरे इस हाथ की लंबाई है। तो अगर दोनों का आकृति और उसके बाद परिमाप भी समान रहता है तो उसे हम सर्वांग सम कह देते हैं। बट यदि आकृति भिन्न रहे परंतु रूपरेखा समान दिखे तो हम उसको क्या कह देते हैं? समरूप कह देते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि समरूप कहने का अर्थ ये हो जाता है कि जैसे ये मोबाइल है, एक छोटा सा मोबाइल ले लीजिए और एक दूसरा मोबाइल ले लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? वहाँ पर भी हम उसको क्या कहते हैं? समरूप ही कहते हैं। दूसरा कंसीडर आपको आता है, कोई भी कॉपी किताब ले लीजिए और एक कॉपी दूसरे कॉपी के इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। तो आइए समरूप का परिभाषा पहले देखिए। जिस किसी दो आकृति का रूप समान हो, जिस किसी दो आकृति का रूप क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे समरूप कहते हैं। उसे समरूप कहते हैं। सिंपल में जैसे आपको बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे एक बहुत बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए। ये कितना बड़ा ट्रायंगल हो गया? एक ट्रायंगल इतना बड़ा है। एक हम छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये इसको भी हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, और इसे भी हम क्या कहते हैं? त्रिभुज ही कहते हैं। दोनों क्या है? त्रिभुज ही है, बट दोनों का माप अलग अलग है। माप अलग अलग है तो उससे हमको समरूप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम इसको सर्वांग सम में डिस्कस करेंगे तो इसका इफेक्ट हो जाता है। तो समरूप में भी सिर्फ अगर नाम भी मिल रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे? समरूप। जिसे आपको बोल देते हैं, एक ये इतना बड़ा सर्कल, दूसरा इतना छोटा सर्कल। इस सर्कल की त्रिज्या मतलब इस वृत्त की त्रिज्या और इस वृत्त की त्रिज्या में बहुत अंतर है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं, और इसको भी क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। ये दोनों भी क्या हो गए? समरूप हो गए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी वर्ग का। जैसे एक चतुर्भुज ये है और एक छोटा सा चतुर्भुज हम ड्रॉ कर देते हैं। एक चतुर्भुज ये है, तो अपन आकृति में इसको हम क्या कर देते हैं? वर्ग कहते हैं, और इसे भी हम क्या कहेंगे? वर्ग ही कहेंगे। तो दोनों का नाम क्या पड़ा? वर्ग। परंतु इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई में क्या है? दोनों में काफी अंतर है। तो यहाँ पर हम इस चीज को डिस्कस किए। ये हो गया हमारा किस चीज का? समरूप का। अब आते हैं सर्वांग सम में। सर्वांग सम। सर्वांग सम कहने का अर्थ होता है कि आकृति, आकार और परिमाप तीनों चीज क्या हो? समान हो। जिस किसी दो आकृति का परिमाप
कॉमा आकार आकृति आकार समान हो, मतलब परिमाप और आकार क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे सर्वांगसम कहेंगे, उसे सर्वांगसम कहते हैं। अब सर्वांगसम में देखिए आकृति और आकार कैसे समान होगा। जैसे एक वर्ग ये लिए और जितना इसका परिमाप है उतना ही परिमाप का दूसरा वर्ग अगर हम खींच देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो बात नहीं इसमें। देखिए इसका आकार समान है, उसका जितना परिमाप इसका है उतना ही परिमाप इसका है, तो दोनों का आकार और आकृति क्या हो रहा है, समान हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। अब एक वृत्त ड्रॉ कर लीजिए, एक वृत्त ये हो गया और इतना ही बड़ा एक वृत्त और बना लेंगे, इन दोनों का आकार क्या है, समान है, ये दोनों फिर क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम भी आपको समझ में आया। माप दे दीजिए इसको 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या मान लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर में, इसका भी त्रिज्या कितना होगा, 5 ही होगा, 4 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका सर्वांगसम और ये हो गया समरूप। अब आते हैं त्रिभुज होने का कुछ कंडीशन होता है, जिससे आप लोग को एक चीज पता होगा या नहीं भी हो सकता है। जिससे आपको पहला हम बता देते हैं, तीसरा पॉइंट आता है त्रिभुज कब होता है। त्रिभुज तो पढ़ा नहीं हम, बट त्रिभुज कैसे होता है, किसी को त्रिभुज कैसे कहेंगे। त्रिभुज होने का कंडीशन होता है यदि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तभी वो क्या बनते हैं, त्रिभुज बनते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो तब एक त्रिभुज बनता है। जैसे आपको बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, एक ये वो आप त्रिभुज, इसको बोलते 3, ये 4 और इसको हम बोल दिए 8। फिर दूसरा बोलते हैं आपको, ये हो गया 7, ये 2 और ये हो गया आपको 9। तो ये हो गया 7, 2 और 9। अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये 5, ये 3 और ये बोल देते हैं 4। अब देखिए ये तीनों का स्ट्रक्चर आपको त्रिभुज जैसा दिख रहा है, बट ये तीनों त्रिभुज है। असल में इसको चेक करने का तरीका है, इन्हीं दो भुजाओं का योग कीजिए और दो भुजाओं का योग करके देखेंगे कि तीसरा भुजा वो बड़ा हो रहा है, यदि बड़ा हुआ वो त्रिभुज होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं होता है। जैसे 3 और 4 को जोड़िए, कितना होता है, 4 3 7, 8 से बड़ा है नहीं, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं होगा। चलाइए 7 2 9, 9 9 से बड़ा होता है नहीं, ये भी त्रिभुज नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए 5 3 8, 4 से बड़ा है, सही है। फिर इसको जोड़ के देखिए, 4 3 7, 5 से बड़ा है, इन दोनों को जोड़ के देखिए, 5 4 9, 3 से बड़ा है। यही तो हमारा क्या हुआ, त्रिभुज हुआ। बाद में कि ये दोनों त्रिभुज नहीं हुआ, ये हो गया त्रिभुज नहीं होने का कंडीशन। अब आते हैं कुछ समरूपता के कसौटी। कसौटी होता है कैसे कोई त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप होते हैं। समरूपता के कसौटी, कसौटी में हमको ये देखना है कि कसौटी दो या बेसिकली 4 टाइप से होंगी कसौटी। इसका पहला आता है भुजा भुजा भुजा, फिर आता है कोण कोण कोण, फिर आता है भुजा कोण भुजा, फिर आता है कोण भुजा कोण। ये 4 कसौटी देखेंगे। ये 4 कसौटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये 4 कसौटी हो गया। ये भुजा भुजा भुजा, यदि किसी कोई भी त्रिभुज हो गया, उसका ये तीनों भुजाओं से देखते हैं, फिर उसे तीनों एंगल से देखते हैं, या किसी भी कोई भी त्रिभुज सिमिलरली ड्रॉ करता है। पहला क्या है, साइड 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 से,
इसके लिए हम देखेंगे क्या, एक त्रिभुज ये हो गया, फिर एक त्रिभुज ये हो गया। तो ये त्रिभुज में किस चीज को देखना है, ऐसा मतलब साइड होता है, इसे क्या कहते हैं, भुजा, फिर भुजा, फिर भुजा। तो दो त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज समरूप होने का कंडीशन क्या है, उनके तीनों भुजा का अनुपात क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, तो वो दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। दूसरा कंडीशन फिर हो सकता है कोण, कोण और कोण, ये तीन कोण बना। इसका मतलब कोई भी त्रिभुज लेंगे, इसके कोण का जो अनुपात होगा, इसके कोण का जो अनुपात होगा, सॉरी ये नहीं आएगा, इसमें आएगा, ये दो त्रिभुज देते हैं, ये दोनों कोण बराबर हो सकता है, फिर ये कोण और ये कोण बराबर हो सकता है, फिर ये तीनों कोण, ये कोण, ये इसके बराबर होंगे, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। मतलब ये दोनों त्रिभुज किस चीज से किस चीज से समरूप हो रहे हैं, तो कोण से, मतलब इन तीनों का कोण जो है ना वो एक दूसरे के समरूप है, ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। तीसरा कसौटी हमारा आता है कोण भुजा, कोण भुजा। तीसरा कसौटी क्या आता है, भुजा कोण भुजा। इसमें दो त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज, और इसमें कोई दो भुजा, दो भुजा, चाहे ये ले लीजिए और इसका ये ले लेते हैं, फिर इसका ये और फिर इसका ये भुजा इसके बराबर, फिर ये भुजा इसके बराबर, और कोई एक कोण ले लेते हैं। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, समरूप हो गए। अगला हमारा आता है कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कसौटी अंतिम होगा इसमें हम क्या बोल सकते हैं, कोई दो कोण बराबर होगा, तो ये कोण और ये कोण हो सकता है, फिर ये कोण और ये कोण हो सकता है, कोई दो कोण हो सकता है, फिर ये भुजा और ये भुजा हो सकता है। अब इसमें देखिए, ये कोण और ये कोण, फिर ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण फिर क्या हो गया, बराबर, फिर ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर, फिर ये भुजा और ये भुजा का अनुपात क्या हो गया, बराबर। ये चार कसौटी होता है समरूपता की। तो इस पर हमारा पहला एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है 6.1 में बहुत सारे क्वांटिटीज के समरूप होंगे। दूसरा, अब आते हैं पॉइंट और नाप। एक पॉइंट ये होता है, यदि किसी त्रिभुज के यदि किसी त्रिभुज के कोण यदि किसी दो त्रिभुज के कोण बराबर हो तो उनके भुजा का अनुपात बराबर होंगे। ये हमारा 4 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गया। फिर एक पॉइंट और ये लीजिए, और ये इसका रिवर्स भी होता है। यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो उसके कोण का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कह सकते हैं, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। पहला, देखिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हुआ। इस कोण के सामने की जो भुजा है, ये हो गया इस कोण के सामने भुजा, और फिर इस कोण में जो सामने भुजा ये है, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। फिर यदि हम ये कोण लेते हैं, इसमें ये कोण लेंगे और इस कोण के सामने ये भुजा आ गया, तो फिर इस कोण के सामने भुजा ये हो गया। फिर हम बोल सकते हैं ये कोण जो हुआ तो इस कोण के बराबर होगा। इस कोण के सामने में ये भुजा हो गया, फिर इस कोण के सामने में ये भुजा होगा। तो इन तीनों भुजाओं का अनुपात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तीनों कोण आपस में क्या होते हैं,
बराबर होते हैं तो इनकी भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हम इसको बोलते हैं ABC, इसको DEF, हम बोल सकते हैं कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। ये इनके कोण का अनुपात था, इसके मतलब इसके भुजा का अनुपात क्या होगा, AB मान लीजिए पहला में, या कोई ABC भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। AB बटे क्या लिखेंगे हम, फिर D बोल सकते हैं हम, AB बटे क्या लिखेंगे, जिसका ये जैसे ये भुजा आएगा वैसे ही ये भुजा आएगा, क्योंकि इस कोण के अनुसार चल रहे, कोण C के अनुसार से, तो AB बटे क्या लिखेंगे हम, DE, फिर बोलेंगे BC बटे क्या लिखेंगे, EF बराबर होगा BC बटे EF। और फिर बच गया कौन, एक बच गया AC बटे क्या लिखेंगे, AC बटे लिखेंगे हम DF। बोल सकते हैं किसी भी त्रिभुज के कोण के सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कोई भी त्रिभुज ड्रॉ करेंगे सिमिलरली, हम बोल सकते हैं जैसे हो गया त्रिभुज ये हो गया, यदि ये कोण है तो इसके सामने भुजा ये हमेशा बराबर होती है किसी दूसरे त्रिभुज में। यदि ये 30 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री हुआ, और ये सिमिलर मान लीजिए 45 डिग्री, और ये 30-45 डिग्री हो गया, 37-70। ये कोण कितना होगा, 105 का हो जाएगा, 105 का। अब देखो तो इस कोण में, इस कोण के बाद ये कोण जो 30 डिग्री है इस कोण के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा अगले भुजा के। फिर ये 45 है, तो ये कितना है 45, तो इसके सामने में ये भुजा, फिर इसके लिए ये भुजा, फिर कोण 105 डिग्री इसमें भी, कोण 105 डिग्री इसमें भी, इसके सामने ये भुजा, फिर इसके सामने ये भुजा, इसका अनुपात इतना बटे इतना, फिर इतना बटे इतना, और फिर इतना बटे इतना, इन तीनों का अनुपात जो आएगा क्या आएगा, बराबर। सिमिलरली मान लेते हैं ये 4 है, या 8 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 5, मान लेते हैं 10, मान लेते हैं 6, और इसको मान लेते हैं 12। अब इन दोनों का अनुपात देखिए, 4 बटे कितना लिखेंगे, 4 बटे 8, फिर 5 बटे बराबर होना चाहिए 5 बटे 10 के बराबर होना चाहिए 6 बटे 12। इसका अनुपात देखिए बराबर आ रहा है, इसको काटेगा तो 1 बटे कितना मिलेगा 2, इसको भी काटेगा 1 बटे 2, और इसको भी काटेगा 1 बटे 2 ही मिलेगा। आपको तीनों का अनुपात क्या मिला, बराबर हो। इसका मतलब यदि कोण का अनुपात क्या है, बराबर हो, तो उसकी भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हमारा पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें कुछ नहीं बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। अगला पॉइंट हमारा आएगा हेल्स थ्योरम। थ्योरम पे जितना भी इस त्रिभुज में प्रमेय यूज होगा, टोटल 10 प्रमेय है। इसमें कितने प्रमेय है, 10 प्रमेय है। इन 10 प्रमेय को हम बोर्ड के माध्यम से तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 10 प्रमेय को सॉल्व करना बहुत टफेस्ट हो जाता है बोर्ड पे, क्योंकि इस बोर्ड के हटेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा होता है प्रमेय। और उसको हम कॉपी के माध्यम से कॉपी में सॉल्व करके आपको दिखा देंगे किस प्रकार से उसको बनाते हैं। और इतना से आपको समझ में आएगा, और इतना से आप कम से कम 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन बना सकते हैं। बस इतना पॉइंट है, और पीछे जो आपको बताया उन सारे पॉइंट को मिला करके आप 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन बना सकते हैं। इससे आप लोग किताब निकालिए और उससे क्वेश्चन बनाइए, और जो भी इसमें डाउट होगा उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल दीजिएगा। तब तक ले दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। तब तक ले जय हिंद।